2015 के पीवाईक्यू इस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन 2013 एंड 14 पीवाईक्यूज। आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। जैसे ही हमारे पीवाईक्यू 2013 से लेके 23 कंप्लीट होगा, एक आप लोगों को सिंगल वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें 2013 से 23 तक के सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के पीवाईक्यूज में मैंने दो चीजों को एक्सक्लूड किया है। एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। और एक किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, यानी कि एक्ट्स को, क्योंकि इनको हम लोग पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन रिलेटेड है 14 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट फाइनेंस कमीशन एज ए थीम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आप लोगों को, जैसे अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वो फाइनेंस कमीशन पे ही था लास्ट ईयर, तो वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीएसपी से रिलेटेड। डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए इसको डील करते हैं। कि इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है। ओके, तो पहला है कि प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी में वो स्पेल आउट करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इन द कंट्री। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, अगर आप इसके प्रोविजंस देखोगे तो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ही बेसिकली स्पेल आउट करते हैं। नेक्स्ट है, क्या प्रोविजन जो है कंटेन इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये डिट्टो स्टेटमेंट यूपीएससी ने बाद में 2020 में रिपीट की थी। और ये स्टेटमेंट अगर आप लोग मतलब कि एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू जाओगे तो लिखा हुआ एनी कोर्ट, तो हो सकता है आप इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि आप एक बार आप ध्यान से समझो कि इन्फोर्सेबल और जस्टिसिएबल कौन है कौन नहीं है। देखो, पार्लियामेंट जो है ना, वो कानून बना सकती है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको इन्फोर्स करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि लेट्स से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी में है, तो पार्लियामेंट चाहे तो उस पर कानून बना के उसको इन्फोर्स कर सकती है। सेम गोज फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो आपको ये एग्जाम में याद रखना है कि कोई भी चीज को लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, बी इट फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। लेकिन जब हम बोलते हैं कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट या जस्टिसिएबल बाय कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये होता है सिंपली, एग्जाम्पल के तौर पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। कौन सी कोर्ट में जाओगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों कोर्ट में जा सकते हो। ज्यादा वाइडर पावर किसकी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की? हाई कोर्ट की वाइडर पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में सुन सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है ऑर्डिनरी राइट के कॉन्टेक्स्ट में भी आपकी पेटिशन को एंटरटेन कर सकता है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज या आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कुछ, या डीपीएसपी है, लेट्स से डीपीएसपी में लिखा हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, आपको नहीं मिला, ठीक है। आपके जो अदर काउंटर पार्ट है, लेट्स से मेल और फीमेल है, फीमेल को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेल को नहीं मिल रहे, इमेजिन ए सिनेरियो, ठीक है। तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेरा राइट वायलेट हो रहा है एंड ऑल दैट। ये डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या होते थे? जब स्टार्टिंग में बने थे डीपीएसपी, तो ये वो प्रिंसिपल थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डालना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उनके पास क्या, उनके पास ना रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन्होंने ये डीपीएसपी में डाल दिए, यानी कि कुछ प्रिंसिपल बना दिए और बोला कि जब भी फ्यूचर में स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे तो प्लीज आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे आपका आर्टिकल 21A, जिसमें आपकी राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, वो पहले डीपीएसपी था। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, आंसर हो जाएगा वन ओनली। नेक्स्ट, तो राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल। ये हम लोग 2014 की क्लास में देख चुके हैं। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ना हम लोग थोड़ी सी राज्यसभा की पावर पढ़ लेते हैं, जो कि अनइक्वल है लोकसभा के साथ। जब भी मनी बिल की बात आती है तो उसको आप लोग राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही राज्यसभा उसको अमेंड कर सकता और ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता। ओके,
राज्यसभा एट मैक्स 14 दिन तक अपने पास उसको रख सकता है। ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग को जो प्रिसाइड करता है वो स्पीकर करता है लोकसभा का। राज्यसभा के पास जो है लेस देन, मतलब लेस मेंबर्स देन लोकसभा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे जो रेजोल्यूशंस होता है, जो डिसकंटिन्यू करने वाली चीजें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पास कर सकता है, तो यहाँ पे भी लोकसभा की ज्यादा पावर है। बजट को, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसको राज्यसभा डिस्कस कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोटिंग पावर जब भी मतलब कि पैसों की बात आती है तो राज्यसभा का रोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा, राज्यसभा को नहीं, ठीक है। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा को नहीं। ऐसी कौन सी पावर है राज्यसभा की जो लोकसभा के साथ इक्वल है? जैसे ऑर्डिनरी बिल को पास करना दोनों हाउस में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस को रिमूव करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, और तीनों टाइप के इमरजेंसी को अप्रूव करना। लेकिन डिसकंटिन्यू करने में इमरजेंसी में सिर्फ लोकसभा के द्वारा भी की जा सकती है। तो पहली स्टेटमेंट है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ना तो रिजेक्ट करने की ना ही अमेंड करने की, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है, दे कैन ओनली रिकमेंड कि इसमें ये होना चाहिए, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट यानी कि पैसों की बात करिए, कह रहा वोट नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है सर, नहीं कर सकते। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत। राज्यसभा ना डिस्कस तो कर सकता है, वोट नहीं कर सकता। तो एज सुन एज यू एलिमिनेट थ्री, यू विल बी लेफ्ट विद ए एंड बी एंड आंसर विल बी बी। ओके। When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of the parliament, it has to be passed by. Joint sitting हमारे आर्टिकल 108 में मेंशन्ड है। यहाँ पे बोला गया है कि ज्वाइंट सिटिंग अगर तब होगी जब एक बिल एक हाउस में पास हो चुका है, दूसरे हाउस को भेजा जा चुका है। लेट से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा को भेजा गया, लेकिन राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर कुछ अमेंडमेंट हुई, मतलब राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की, लोकसभा ने उस पर मानने से इनकार कर दिया, डिसएग्रीड ऑन अमेंडमेंट। या फिर राज्यसभा में वो बिल पड़े हुए 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कुछ सिनेरियोज है जिन सिनेरियो में ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ज्वाइंट सीटिंग है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल पे नहीं बुलाई जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल पे ही बुलाई जाएगी, ठीक है। आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हम मतलब कि अब तक जब जब से भारत आजाद हुआ है तब से 3 बार ही ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई है। 1961 में, जहां पे डाउरी प्रोहिबिशन बिल को पास किया गया, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन, एंड 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ज्वाइंट सीटिंग है, नहीं है। ये ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में है। ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है? ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आपस में बैठते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसको। लोकसभा के मेंबर कितने हैं? लोकसभा के आप लोगों के मेंबर है 545। राज्यसभा के कितने हैं? लेट्स से राज्यसभा के मेंबर है 245। ओके, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना मेरे थोड़े फैक्ट वीक है, आई एम सॉरी। तो अब ना इन दोनों को प्लस करके ये जो बिल है ना, यहाँ पे मतलब कि ज्वाइंट सीटिंग में जो भी चीज पास होगी वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगी। कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोकसभा की ज्यादा वेटेज रही क्योंकि उसके ज्यादा मेंबर है नहीं। तो वो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो सिंपल मेजोरिटी निकल के आ जाएगी। अब ये जो आपकी ज्वाइंट सीटिंग है, इसको बुलाता कौन है? ज्वाइंट सीटिंग को अगर मैं बोलूँ, बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कोरम क्या होना चाहिए ज्वाइंट सीटिंग में? 1/10 ऑफ टोटल एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेज, मतलब कि मिनिमम 1/10 मेंबर, 10% लोग होने चाहिए दोनों हाउसेज के मिला के। और जो रूल्स है ना यहाँ पे जो गवर्न किया जाता है, वो लोकसभा के रूल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो क्वेश्चन वही है कि अगर एक बिल को ज्वाइंट सीटिंग में रेफर किया जाता है तो कौन सी मेजोरिटी से पास होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को नीति आयोग बनाई है किसको रिप्लेस करके? दैट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015 को। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, यानी ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कानून बनाया गया, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव के सिग्नेचर के द्वारा बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है।
इसमें एक वाइस चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, और इसके कुछ मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स में आपके फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नीति आयोग जो है ना फंड को एलोकेट नहीं करता स्टेट्स को, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करता है। प्लानिंग कमीशन जो है ना वो फंड भी एलोकेट करता था। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर। इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक ये स्टेटमेंट पक्का मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था, नीति आयोग 3, 7, 15 इस तरह की प्लान बनाता है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आप लोग बताइए। नहीं। सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ओके। और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं पोस्टिंग और ट्रांसफर के बारे में, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इसी को सिविल सर्विस बोर्ड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा नीदर वन एंड नॉट टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगर मैं बात करूं कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद इन द हाउसेज, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन हाउसेज, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर, वो है स्पीकर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो कस्टोडियन है वो है, कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये आपका कस्टोडियन है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे ए और डी में, बट आंसर इज डी। लेकिन अगर ये बात करें विद इन हाउसेज, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ही, तो वहां पे जो कस्टोडियन है वो आपका कौन होगा? तो वो आपका ये क्या नाम है, स्पीकर होगा, ओके। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। जो स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट की, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दीज आर द बेसिकली ट्रैप्स दैट यूपीएससी कैन सेट। जो भी वो क्वेश्चन बनाएगा, तो आप लोग प्लीज इनको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जब रिजाइन देने की बात आती है तो भी ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। हाई कोर्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि गवर्नर को रिजाइन देगा प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट ही है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन, बोथ प्रेसिडेंट। ओथ यानी कि जो कसम ली जाती है, ओथ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट दिलाता है, हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर दिलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। सैलरी, सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। लेकिन इनकी रिटायरमेंट के बाद दोनों की जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है। तो ये आप लोग को याद रखना है। जब सैलरी आएगी तो हाई कोर्ट की स्टेट से आएगी, लेकिन जब पेंशन आएगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। which one of the following was given classical language status recently? 2014 के डिस्कशन में बहुत डिटेल्ड में कवर किया हम लोगों ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस एंड ऑल दैट। तो आप लोग देख सकते हैं थीम रिपीट हुई है। ये सारी सारी थीम रिपीट है लास्ट ईयर से, ओके। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये पूछ रहा आप लोगों से कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट की इंडिया में, वो लार्जर हो सकती है हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करते हैं ताकि इन फ्यूचर क्वेश्चन आए तो आप लोगों का गलत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो मैं बात करूंगा पहले असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो दो चीजें होती है स्टेट में। जैसे आप लोगों का पार्लियामेंट में होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। सेम लेवल पे आप लोगों का स्टेट में होता है, लोकसभा की जगह होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं। राज्यसभा की जगह होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये सारे स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में है। पहले 7 स्टेट में थे, अभी 6 स्टेट में। याद कैसे रखोगे? यूपी के साइड में क्या है? बिहार। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका के साइड में क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है? तेलंगाना। 4 ये नीचे हो गया आप लोग के, ठीक है। 2 ऊपर। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, तो वो नहीं है। तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एक चेयरमैन होगा, ठीक है।
तो जो चेयरमैन होता है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसको जो नॉमिनेट किया जाता है, इसको जो और पहली बात तो उसको गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते, सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है कि गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन को, ये गलत है। एक्चुअली ये इलेक्ट होता है वहीं के लोगों के बीच में से, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं ना, उन्हीं में से इसको इलेक्ट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। दूसरा क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो होती है जितनी असेंबली की स्ट्रेंथ है ना, असेंबली की स्ट्रेंथ का 1/3। यानी कि इमेजिन ए सिनेरियो, असेंबली की स्ट्रेंथ है 90 मेंबर, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 30 मेंबर्स तक ही हो सकती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, ठीक है। इमेजिन ए सिनेरियो, किसी स्टेट में 90 मेंबर्स है, तो यहाँ का 1/3 तो 30 बैठेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है ना, वो 40 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? 40 से नीचे का मतलब क्या हो गया? ओके, पार्डन मी। 40 से नीचे का मतलब ये है कि अगर 90 है तो यहाँ पे 40 होगा, 30 नहीं होगा। लेकिन लेट से यहाँ पे आप लोगों का 180 है, तो 180 का अगर मैं 1/3 निकालू तो 60 मेंबर आएगा, तो ये 60 ही होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? मतलब कि अगर 30 से कम, मतलब 40 से कम है, तो 40 तो होगा ही मिनिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। नाउ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, वो होती है आप लोगों की 500, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500। और मिनिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो आप लोगों की होती है, कितना होती है मिनिमम? मिनिमम होती है 60 मेंबर, 60 मेंबर। अब इसमें भी एक कैच है सर, क्या कैच है देखो, इसमें ये कुछ एक्सेप्शन दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, सिक्किम गोवा की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो है 30 मेंबर्स की। और जो मिजोरम एंड नागालैंड है, इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो है 46, ठीक है, 46। और दूसरी चीज ये है कि सिक्किम और नागालैंड के कुछ मेंबर को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन दे कि जो यहाँ पे इलेक्शंस है लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं, मतलब सारी की सारी सीट्स पे, ऑल थ्रू आउट द इंडिया सभी सीट्स पे, तो गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है बीच में। ओके, तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की ऑफ इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द नहीं, 1/3 है। Okay, this is catch. So answer will be D. Next, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is provision made in. आप फंडामेंटल ड्यूटी का ये पढ़िए, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दिस इज डायरेक्टली गिवन, सो दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ लेते हैं ताकि इन फ्यूचर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो गलत ना हो। सबसे पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से जो इंस्पायर्ड होते हैं, अपहोल्ड प्रोटेक्ट सोनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी, कंट्री को डिफेंड करना, नेशनल सर्विस देना जब भी जरूरत पड़े, हार्मनी को प्रमोट करना, ब्रदरहुड को प्रमोट करना, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस और सेक्शनल डाइवर्सिटी, मतलब इन चीजों में भी हार्मनी प्रमोट करना, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, उन प्रैक्टिसेस को खत्म करना जो कि वुमन की डिग्निटी के लिए खराब है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कल्चर, प्रोटेक्ट एंड improve the natural environment, forest, lake and all, develop the scientific temper, spirit of inquiry and reform, safeguard public property, abjure violence, strive toward excellence in all sphere of individual। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंडिविजुअल है उसकी ओवरऑल ग्रोथ की, पेरेंट्स और गार्जियन की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बच्चों के प्रति, कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, मतलब कि उनको मौका दे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ इंपॉर्टेंट वो है कि फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि आप अगर, मतलब कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे अगर इनको कोई वायलेट करता है तो आपकी ड्यूटीज को, ठीक है, यू कैन नॉट मूव अगेंस्ट देयर वायलेशन, दीज आर नॉट नॉन जस्टिसिएबल। ये लॉ के द्वारा तो इन्फोर्सेबल है, देखो लॉ के द्वारा सब कुछ इन्फोर्सेबल है, ठीक है, पार्लियामेंट कानून बना के तो कुछ भी कर सकती है, बट जुडिशरी के द्वारा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी इन्फोर्समेंट के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बट अगर पार्लियामेंट कानून बनाए तो कर सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प कोर्ट इन एग्जामिन
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई होती है, फॉरनर्स पे नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सोन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये आप लोग को याद रखना है। कैसे याद रहेगा? 42nd 1976, 4+2 6, 44th 1978, 4+4 8। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़े। हाँ, और फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया हुआ है, इंस्पायर्ड है। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं चाहिए थी, आप लोग इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज सिस्टम को लाने का। अगर आप लोग इसमें ऑप्शन देखोगे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इनका जो पर्पस था पंचायती राज लाने का वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं था। यहाँ पे क्या था? बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेटिक वे में पावर का बेसिकली नीचे की साइड डिस्ट्रीब्यूशन होना। इसको अगर मैं एक लाइन में समझाऊं ना, तो एक प्रिंसिपल होता है आप लोग का, इसको समझिए आप लोग, इसके बाद आप लोग समझ पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी, इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये है आप लोग का यूनियन, स्टेट और लोकल। तो ये कह रहा है कि जो फंक्शन अगर लोकल लेवल पे अच्छे से किया जा सकता है तो वो लोकल लेवल को ही डेलीगेट कर दो, और अगर कोई मतलब कि जो फंक्शन बच जाए उसको फिर स्टेट को डेलीगेट करो। अगर कोई फंक्शन स्टेट लेवल पे किया जा सकता है उसको उन्हीं को डेलीगेट कर दो, जो बच जाए उसको फिर यूनियन को दो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो यहाँ पे वही है बेसिकली, पावर को ग्राउंड लेवल पे दिया गया, ठीक है, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, जो लोकल लोकल पावर थी उनको दे दी गई, ठीक है। तो सेकंड गलत है, थर्ड ठीक है। सेकंड गलत है, थर्ड ठीक है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट ईयर सेम क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल डिट्टो सेम आंसर उसमें था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वी विल सी दैट। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ पे इंस्टाइंड है, ये हम लोग कर चुके हैं, काफी बार कर चुके हैं, डीपीएसपी। तो आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की बात करें तो डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हुए हैं, कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिए है। क्या ये इन्फोर्सेबल है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है, बाय कोर्ट नहीं है सर, राइट। अगर वो दे दे एनी कोर्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट तो कोर्ट है, कोई भी करे, इन्फोर्स नहीं कर सकते। ओके, मतलब ऐसा थोड़ी ना है। फॉर एग्जाम्पल आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो, कोर्ट फैसला सुना सकता है कि आपका राइट वायलेट हुआ, इसको रिस्टोर किया जाए। आपका डीपीएसपी वायलेट हुआ है, कोर्ट के पास पावर नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, मतलब कि नॉन जस्टिसिएबल है, सॉरी। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हो गया? मतलब कि अगर आपका वायलेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ओके, चलो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने काफी डिटेल में किया था 2013 की वीडियो में। जो चीज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वहां पे रिपीटेशन मैं नहीं करूंगा। ओके, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन कि देर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बिकॉज ये हम लोग बहुत डिटेल में किया था। और जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म, कैबिनेट फॉर्म, इन पे क्वेश्चन आए ना, या वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पे ना एक वर्ड ढूंढना, रिस्पॉन्सिबल। बस इनका मेन फंक्शन ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, ठीक है। ओके, ये इसका सबसे मेन प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, यानी कि ड्यूल मेंबरशिप। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होता है, कंप्लीट सेपरेशन। ओके, चलो।